नमस्कार। आज हम भारत के लग्जरी यानी विलासिता वाले रियल एस्टेट सेक्टर की थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं। जी नमस्कार। हमारे पास कुछ दिलचस्प चीजें हैं आज, कुछ आने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स की जानकारी है, जुलाई 2025 तक के बाजार का एक विश्लेषण भी है, और हाँ, सरकारी नीतियों और ये जो भूमि नियम है उनका क्या असर पड़ रहा है, इस पर भी कुछ नोट्स हैं। बिल्कुल। तो चलिए समझते हैं कि इस सेक्टर में आखिर चल क्या रहा है, कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और कौन सी बातें इस महंगे बाजार को हवा दे रही हैं। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये सारे स्रोत मिलके ना एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। मतलब ये सिर्फ चमक दमक वाले प्रोजेक्ट्स की लिस्ट नहीं है। हाँ। बल्कि इसके पीछे जो आर्थिक ताकतें काम कर रही हैं, जो नियम कानून है, उनको भी ये सामने लाते हैं। सही कहा। अच्छा, तो ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनका जिक्र है, मुंबई में कुछ नाम थे शायद, लोधा अल्टामाउंट। जी हाँ, लोधा अल्टामाउंट है, रुस्तम जी क्राउन है मुंबई में। इनमें तो मतलब समंदर के नजारे और प्राइवेट लिफ्ट जैसी चीजें बता रहे हैं। सोचिए, प्राइवेट लिफ्ट। और दिल्ली एनसीआर में भी तो कुछ था, डीएलएफ का शायद। हाँ, दिल्ली एनसीआर में ट्रम्प टावर्स हैं, डीएलएफ कैमेलियाज हैं। इनमें गोल्फ कोर्स व्यू और एकदम वर्ल्ड क्लास क्लब सुविधाएं हैं। ये सब बड़े नाम हैं। वाकई। और ये सिर्फ मुंबई दिल्ली की बात नहीं है, है ना? बैंगलोर, पुणे में भी। बिल्कुल। बैंगलोर में जैसे लीला रेजिडेंसीज हैं, फोर सीजन्स प्राइवेट रेजिडेंसीज। ये ब्रांडेड निवास हैं, मतलब आपको होटल जैसी सर्विस मिलती है घर में। अच्छा, होटल जैसी सर्विस घर पर। जी। पुणे में रिट्स कार्ल्टन रेजिडेंसीज का नाम है, और नोएडा में भी गुलशन डायनेस्टी जैसे प्रोजेक्ट्स हैं जो सस्टेनेबिलिटी मतलब टिकाऊपन पर भी ध्यान दे रहे हैं, और एटीएस नाइट्स ब्रिज जैसे अल्ट्रा लग्जरी विकल्प भी हैं। तो इन सब में कॉमन क्या है, मतलब लोकेशन के अलावा? देखिए, कॉमन है प्रीमियम लोकेशन, टॉप क्लास इंटीरियर डिजाइन और एक्सक्लूसिव एमिनिटीज। मतलब ऐसी सुविधाएं जो हर जगह नहीं मिलती। समझ गई। तो ये तो हुई कुछ खास प्रोजेक्ट्स की बात, लेकिन क्या पूरा बाजार ही ऐसा जोश दिखा रहा है? मतलब रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? हाँ बिल्कुल, रिपोर्ट्स तो यही बता रही हैं कि प्रीमियम और लग्जरी घरों की मांग काफी मजबूत है। एक डेवलपर का तो मैंने पढ़ा, लोधा डेवलपर्स, वो 2026 तक 17,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने की सोच रहे हैं। 17,000 करोड़, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। और ये सिर्फ योजनाएं नहीं है, असल बिक्री भी तेज है। डीएलएफ का एक मुंबई प्रोजेक्ट था, उसका पहला फेज लॉन्च हुआ और कहते हैं एक हफ्ते में ही 2300 करोड़ की बिक्री हो गई। क्या बात है, 2300 करोड़ एक हफ्ते में, ये तो हाथों हाथ बिकने वाली बात हो गई। जी हाँ। और शोभा लिमिटेड ने भी पहली तिमाही में 2000 करोड़ से ज्यादा की सेल्स रिपोर्ट की है। तो ये दिखाता है कि खरीदार हैं और पैसा लगाने को तैयार हैं। तो ये जो भरोसा दिख रहा है बाजार में, इसके पीछे क्या सिर्फ मांग ही है या फिर बड़े निवेशक भी आ रहे हैं? निवेश भी आ रहा है। जैसे नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट का 4,800 करोड़ रुपए का REIT IPO आया। REIT मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एक तरह से म्यूचुअल फंड जैसा होता है रियल एस्टेट के लिए। अच्छा, तो आम निवेशक भी बड़ी प्रॉपर्टीज में पैसा लगा सकते हैं इसके जरिए? हाँ बिल्कुल, इससे लिक्विडिटी बढ़ती है। और इसके अलावा ओमेक्स ग्रुप को ऑक्ट्री कैपिटल, जो एक विदेशी फर्म है, उससे 500 करोड़ का निवेश मिला है। तो ये सब दिखाता है कि बड़े निवेशक भी इस सेक्टर को लेकर काफी पॉजिटिव हैं। तो मतलब डेवलपर्स बना रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं और निवेशक पैसा डाल रहे हैं। एक तरह से सब सही चल रहा है। लेकिन इसमें सरकार की नीतियां, नियम कानून, उनका क्या रोल है? वो मदद कर रहे हैं या कभी-कभी मुश्किल भी खड़ी करते हैं? देखिए, दोनों बातें हैं। RA ऐसा कानून जो आया है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, उससे तो बहुत फर्क पड़ा है। हाँ, रेरा के बारे में तो काफी सुना है। जी, रेरा से पारदर्शिता बढ़ी है, खरीदारों का भरोसा बढ़ा है। जो पहले होता था कि प्रोजेक्ट लेट हो गया या जो बोला वो मिला नहीं, हाँ वो सब, उन सब पे काफी हद तक रोक लगी है। इससे निवेशकों का विश्वास भी मजबूत हुआ है। तभी तो हम ये रीट IPO जैसे निवेश देख रहे हैं। अच्छा, और इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या रोल है? जैसे नई मेट्रो लाइनें बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं। उनका तो सीधा असर है। जहां कनेक्टिविटी अच्छी होती है या बेहतर हो रही होती है, वहां प्रॉपर्टी की वैल्यू और उसका आकर्षण दोनों बढ़ जाते हैं। लग्जरी प्रोजेक्ट्स अक्सर ऐसी ही लोकेशंस पर फोकस करते हैं। लेकिन कुछ नियम शायद लागत भी बढ़ाते होंगे, जैसे स्टैंप ड्यूटी वगैरह। हाँ, ये एक पेंच है। मुंबई जैसे शहरों में स्टैंप ड्यूटी 6% तक है। अब आप सोचिए, करोड़ों की प्रॉपर्टी पर 6%, ये काफी बड़ी रकम हो जाती है। हाँ, ये तो लागत को काफी बढ़ा देता होगा। बिल्कुल। तो ये एक तरह से खरीद को थोड़ा महंगा बनाता है।
फिर आते हैं भूमि उपयोग के नियम, जैसे जोनिंग लॉज हैं या FSI यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स के नियम। अच्छा, ये क्या तय करते हैं? ये तय करते हैं कि किसी जमीन पर आप कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कितनी ऊंचाई तक बना सकते हैं, किस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेसिडेंशियल, कमर्शियल वगैरह, कितना एरिया खुला छोड़ना होगा। ओके। तो डेवलपर्स को इन नियमों के दायरे में ही अपने लग्जरी प्रोजेक्ट डिजाइन करने पड़ते हैं। ये नियम बेसिकली शहरी विकास को कंट्रोल करने और पर्यावरण या समुदाय के हितों को बैलेंस करने के लिए होते हैं। तो ये कभी कभी चुनौती भी बन जाते हैं डेवलपर्स के लिए। समझ गए। तो मतलब एक तरफ ग्रोथ है, मांग है, निवेश है, लेकिन दूसरी तरफ नियमों का एक फ्रेमवर्क भी है जो उसे गाइड कर रहा है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये उभरती है कि भारत का जो लग्जरी हाउसिंग बाजार है वो इस समय काफी फल फूल रहा है, डिमांड मजबूत है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं और पैसा भी आ रहा है। बिल्कुल। तो चलिए आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं। जाते जाते श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जी। जब रियल एस्टेट का इतना बड़ा निवेश और विकास देश के कुछ चुनिंदा शहरों के सबसे महंगे यानी लग्जरी सेगमेंट पर ही फोकस हो रहा है, तो भारत के शहरों के सामाजिक ताने बाने और उनके स्थानिक विकास पर मतलब लॉन्ग टर्म में इसके क्या असर हो सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। जी, ये एक अहम सवाल है।